हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम अपना लास्ट लेक्चर करेंगे ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसके साथ अपनी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एंड लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। देखिए, देखो, वैसे तो कहें तो ट्रांसफॉर्मर सिर्फ 5 मिनट का ही है। ठीक है, मतलब जो सभी पढ़ते हैं सिर्फ 5 मिनट में ही पढ़ के चले जाते हैं, एक पेज में ही सारा है। ठीक है, लेकिन जब पेपर में आता है तो कुछ ही चीज़ ऐसी पूछ जाती हैं जो किसी को नहीं पता होती काफ़ी जगह। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, हम ट्रांसफॉर्मर को किस तरह सेटअप करेंगे और किस तरह उसको चलाएंगे, किस तरह उसको यूज करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ आप ध्यान सुनते रहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले की बात है, जिसमें 2-3 चीज़ें पूछ भी दी थी पेपर में कि इसकी अजम्पशंस क्या है, किस तरह हम इसको सेटअप करें। ठीक है, तो सभी बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे आप प्रदीप की बुक यूज़ करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एरिया रखी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक चीज़ लेके चलेंगे। ठीक है, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी ही बस। ठीक है, पर्पस, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है इसलिए मैं जल्दी स्टार्ट करवा रहा हूँ और थोड़ा सा आप ध्यान देते रहना। ट्रांसफॉर्मर का पर्पस क्या होता है? देखो, क्या होता है टू ट्रांसफॉर्म। अगर आप एनसीईआरटी में हैं तो एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, प्रदीप दे है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा आपको। टू ट्रांसफॉर्म एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, transform an alternating voltage from one to another level. ठीक है, of greater or smaller value. ठीक है, क्या करता है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, दिस इज वर्क फॉर ओनली एसी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा? एसी के लिए। डीसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डीसी में टाइम टाइम के साथ करंट चेंज नहीं होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है, और या क्या करता है? डिक्रीज करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं द चेंजेस द एसी वोल्टेज। ठीक है, अब वो चेंज किस तरह सोचते हैं? दो तरह सोचते हैं। ये डायग्राम आप बनाने के साथ साथ। ठीक है, एक होता है अगर आप यहां से लो वोल्टेज दे रहे हैं, लो वोल्टेज। ठीक है, और यहां पे आपको हाई वोल्टेज मिल रही है, हाई वोल्टेज। ठीक है, ये काम करता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। दूसरी बात, अगर आप हाई वोल्टेज को भेज रहे हैं और बदले में वोल्टेज लो हो रही है तो उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये इसका पर्पज होता है। ठीक है, क्या पर्पज होता है? एसी वोल्टेज को चेंज करता है, या तो लो को हाई में कन्वर्ट करेगा या हाई को लो में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये इसका काम होता है। उसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल किस पे बेस होता है? तो ये प्रिंसिपल बेस होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस बेस होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, आपने लिख तो रखी है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, when an EMF induced in one coil, ठीक है, the magnetic flux linked through changes in neighboring coil। ठीक है, तो दो चीज समझ में आ गई। यहाँ तक प्रिंसिपल किस पे काम करता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पे। देखो, कंस्ट्रक्शन पे
कंस्ट्रक्शन में केवल आपको एक लाइन लिखनी है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ कॉइल। टू सेट्स ऑफ कॉइल, ठीक है। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, वाउंड ऑन ए, ये एक दूसरे से कैसे रहेंगे, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। किस तरह रहेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर से अटैच रहेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों करते हैं हम, पता आपको किसी को? सॉफ्ट आयरन कोर का यूज हम चलो आगे बताते हैं आपको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं आपको सॉफ्ट इसमें जो जो एफिशिएंसीज रहेंगी। अब इसके बाद आपको लिखना है 2 मेथड्स ऑफ बाइंडिंग। एक बार पेपर में यही आ गया था कि किस तरह इसकी बाइंडिंग करें। अब जिसके पास प्रदीप की बुक है, इसमें है नहीं है 2 मेथड्स ऑफ बाइंडिंग, ठीक है। किस तरह हम इसको बाइंड करें सॉफ्ट आयरन कोर से, तो इसके दो मेथड है, वो देखिए क्या है। आइदर वन ऑन टॉप ऑफ अदर, आइदर वन ऑन टॉप ऑफ अदर, वन ऑन टॉप ऑफ अदर, और दूसरा है सेपरेट लिम्ब्स ऑफ कोर, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मर टॉपिक में, आप देखते रहना। आइदर वन ऑफ टॉप ऑफ अदर, और दूसरा क्या है सेपरेट लिम्ब्स ऑफ कोर। इसका मतलब क्या है, देखो एनसीईआरटी में अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो देखना, ठीक है। अब इसके अंदर है सॉफ्ट आयरन कोर है ये पूरा, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रखा है, 2 ही चीज कर रखी है, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर रखा है ऐसे, ठीक है। और एक वोल्टेज इस तरह आ रही है, ठीक है। मतलब ये कनेक्ट इस तरह है कि इंसुलेटेड वायर है ये बीच में, ठीक है। नहीं तो धमाका बोल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, ठीक है। तो ये तो होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। और दूसरा है सेपरेट। सेपरेट का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही है, और प्राइमरी यहाँ से चल रही है ऐसे ऐसे, और सेकेंड टेस्ट, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको 2 तरह से वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग, समझ गए, ठीक है। अगला काम है इसके जंक्शन। किस अजम्पशन पे ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है अजम्पशन का, बिना अजम्पशन तो हम कर ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। ये भी पेपर में आएगा, क्योंकि देखो 5 नंबर क्वेश्चन आता है ना, तो कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर, कभी भी ऐसे नहीं आता। आप देखेंगे उसमें 3-4 पार्ट बन के आते हैं, ठीक है। और इसी में भी ऐसे 3 पार्ट बन के आते हैं। क्या क्या आते, स्टेट द एक्सप्लेन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें मेथड्स ऑफ वाइंडिंग। तीसरी बात आई थी गिव एनी 3 assumption या गिवन 2 assumptions ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और एक आता है एफिशिएंसी और एक लॉसेस पे आता है, ठीक है। इस तरह आए थे इसमें क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। अब देखते जाएंगे धीरे धीरे। assumption, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 जो assumption है वो देखिए क्या है कि प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड प्राइमरी करंट, प्राइमरी रेजिस्टेंस, इसको मैं नाम दे रहा हूं आरपी, एंड प्राइमरी करंट, आर आईपी लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, आर स्मॉल, ठीक है। ये एक बहुत खतरनाक सी चीज होगी वैसे अगर आप सोचें तो। क्या है ये, देखो प्राइमरी का रेजिस्टेंस भी कम है और करंट भी कम है, ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बदले में रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अब दोनों केस में ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज है, रेजिस्टेंस भी स्मॉल है और करंट भी स्मॉल है, ठीक है। ये इसके जंक्शन है, ठीक है। बताइए क्यों लेते हैं इस जंक्शन को। दूसरा सेम फ्लक्स, ठीक है, सेम फ्लक्स लिंक ईच टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल,
प्राइमरी एंड, ये पूरा लिखेगा ठीक है, मैं थोड़ा ऐसा बता रहा हूँ। सेकेंडरी क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है जो फ्लक्स प्राइमरी के अंदर रहेगा ना, वही फ्लक्स किसके अंदर रहेगा? सेकेंडरी के अंदर। उसके अंदर जो टर्न सेम रहेंगे, टर्न क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है। तीसरी चीज, सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है? आई एस वो टेंड्स टू कितना रहेगा? जीरो, बहुत कम है। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं? टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब ये जंक्शन पे काम करता है। ठीक है, अब वो पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह करंट आता है, किस तरह क्या होता है। ठीक है, तो ये इसकी जंक्शन रहती है। समझ गए? अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग अजम्पशन अभी बताएंगे। अजम्पशन क्या क्या है, ये क्यों लेनी पड़ती है हमें। देखो वर्किंग, देखो किस तरह का डायग्राम है। देखो मैं बताऊँ, देखो इस तरह का डायग्राम। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एसी से, एसी। ठीक है, और यहां से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज है वीपी। कैसी वोल्टेज है? प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो है आईपी। ये वीएस है। ठीक है, वीएस ओपन है, बंद नहीं है। ये क्यों नहीं है बंद? अभी मैंने बताया था कि इसमें करंट कैसा है? जीरो है। तो इसका मतलब ये किस तरह बिहेव करेगा? एक ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट। अब इसमें स्टेप देखते हो आप धीरे धीरे। ठीक है, इसको, इसकी जो वर्किंग है ना, दो लाइन में कर देते हैं। अब धीरे धीरे देखो आप स्टेप फर्स्ट क्या है। स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, कि अप्लाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ टू प्राइमरी। अप्लाइंग एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी को आपने वोल्टेज दी कुछ। ठीक है, ये दो कॉइल हुई ना। ठीक है, दो कॉइल ही करेंगे, इसमें दोनों कॉइल होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फिर क्या आएगा? द रिजल्टिंग करंट इंड्यूस्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन सेकेंडरी कॉइल। देखो अब क्या कहा है इसमें, ये करता है कि इस कॉइल में जैसे ही करंट इंड्यूस्ड हुआ तो इसके बदले में जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी वो इस कॉइल के अंदर भी जाएंगी, और बदले में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, एंड दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय दिस ईएमएफ induced is given by। ठीक है, बीच में आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, हाँ, कि इस कॉइल के कारण इसमें क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, देखो क्या होगा। इसको मैं लिख रहा हूँ ई एस। इस तरह से दूसरे कॉइल में हो रहा है। देखो यहाँ की जो ईएमएफ है और यहाँ का जो ईएमएफ है वो ये है। ये तो वोल्टेज दे रहे हैं। ईएमएफ क्या है? एपी और ईएस। तो ईएस देखो क्या होता है, पढ़ा है अपने फैराडे सेकंड लॉ। क्या होता है? माइनस डी फाइव बी अपॉन में क्या होता है? डी टी होता है ना। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? एनएस। एनएस इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? एनपी। क्लियर? समझ गए ना? ठीक है, अब सिंस अगले स्टेप में, स्टेप सेकंड, सिंस सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल। सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब यहां पे वी एस और आई एस क्या हो जाएंगे? वी एस और ई एस क्या हो जाएंगे? बराबर क्यों होंगे? देखो आपने पढ़ा है कभी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो सेकेंडरी करंट स्मॉल है, आई जीरो हो गया। ठीक है, तो V इज इक्वल टू इतना आ गया E, और वहां पे वोल्टेज नहीं है ई एस और वी एस। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव अपॉन में। ठीक है, समझ गया होगा ना? ठीक है, तरीका यही है वैसे करने का भाई।
बाकी आप आसान लैंग्वेज में कहीं भी पढ़ सकते हैं कि बस सीधा सा आप निकाल दें, ठीक है। स्टेप थर्ड, देखो स्टेप थर्ड में क्या होगा, अब कह देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेल्फ इंडक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल काम करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्शन दोनों होता है। क्यों होता है देखो, ये तो मैंने बता दिया कि इसके कारण इसके अंदर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। क्या इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन, क्या इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा? खुद का भी तो होगा, खुद का भी तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। कि इसके अंदर करंट आएगा तो इसके अंदर ईएमएफ जो होगा वो इसको अपोज करेगा, पढ़ रखा है ना। तो इसके लिए क्या लिखे हम, ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन में, ठीक है। आगे हो समझ में, मैं पहले इसके लिए कर रहे थे, अब इसके लिए सेल्फ के लिए खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 4, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है, स्टेप 4 में यही कर रखा है, सिंस प्राइमरी रेजिस्टेंस अज्यूम टू बी वेरी स्मॉल, इसको मिटा दो एक बार, स्टेप लिखना आप, ठीक है। ये लाइन मैंने लिख रखी है, ठीक है। स्टेप 4 हो गया ना, हाँ। सिंस प्राइमरी रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। प्राइमरी रेजिस्टेंस अगर वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो ईपी हैज इक्वल टू वीपी, ठीक है। क्या कर रखा है कि जो वीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ईपी के बराबर, ठीक है। क्या कर रखा है देखो, रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है, ठीक है। आर इसका क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसका आर बहुत कम होगा तो करंट भी देखो, आर इसका बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है। बहुत ही कम है तो ये वाली क्वांटिटीज अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आईपी हमने क्या रखा, कम ले रखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो बराबर रख सकते हैं। तो इसलिए इस अजम्पशन को हम यहाँ यूज करते हैं कि ये आरपी है, ये आईपी है, ये दोनों बहुत स्मॉल दे रखे हैं, तो इसको हम किसके बराबर मान सकते हैं कि वो बहुत कम है ये, तो ये वी है, किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वी पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन में, ठीक है। एन पी का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5, अब 2 ही स्टेप रह गए हैं, स्टेप 5, ठीक है। बाकी बुक में तो आपको ये रिजल्ट दिया मिलता है, इतनी चीजें लिखी नहीं मिलती, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करेंगे, रेशियो ऑफ वोल्टेजेस। किस तरह देखो, अगर मैं निकालना चाहूँ वी एस अपॉन वीपी, वी एस अपॉन में वीपी, तो देखिए क्या आएगा, यहां से ये नहीं आएगा क्या, एन एस अपॉन में एन पी आ जाएगा ना, एक तो रिजल्ट, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, क्लियर ये चीज। अब एक और काम लास्ट इसमें, स्टेप 6, स्टेप 6 में हम क्या कर रहे होंगे, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट। अब की बार हम किसका निकालेंगे, ये तो वोल्टेज का निकाला, अब किसका निकालना चाह रहे हैं, करंट का। देखो करंट का रेशियो निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर एक 100% एफिशिएंसी वाला ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम मान रहे हैं, इमेजिन ए ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, ऐसा होता नहीं है वैसे, ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, तो नो लॉस ऑफ पावर, मान लेते हैं इसके अंदर कोई पावर का लॉस नहीं हो, तो देखो क्या होगा, नो लॉस ऑफ पावर, तो देखो वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस, लिख सकता हूँ ऐसा नहीं, देखो पावर क्या होती है वी आई, तो पावर का लॉस नहीं होता, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। हम मान रहे हैं ऐसा कि भाई ट्रांसफॉर्मर कैसा है, आइडियल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, 2-4% कम ही जाता है। यहाँ से देखो आप, अगर मैं यहाँ से आई एस अपॉन आई पी निकाल रखा ना, हाँ देखो वी एस अपॉन आई पी निकालना चाहूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, वी पी अपॉन में वी एस, और वी पी अपॉन वी एस की वैल्यू क्या थी, एन पी अपॉन माइनस। हाँ समझ कुछ बताइए, ठीक है, मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा थोड़ा सा, ये एन एस यहाँ पे, एन पी यहाँ पे, समझ गए।
दिस इज ट्रांसफॉर्मर, बस यही है और कुछ नहीं ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था इसमें, वोल्टेज का रेशियो, वोल्टेज निकालनी है क्योंकि चेंजिंग जो वोल्टेज होगी वो कैसे होगी। उसके बाद हम कर रहे हैं करंट का रेशियो, तो किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर। समझ गए, क्लियर। अब इसमें अभी छोटी छोटी चीजें और भी बचती हैं, वो देखिए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगला काम जो अपना है वो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी किस तरह निकालते हैं, देखो फॉर्मूला याद रख लो, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इनटू 100, बस दिस इज एफिशिएंसी। ठीक है, और कोई भी ट्रांसफर होता है उसकी एफिशिएंसी 1 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ 1 से क्या रहती है, छोटी रहती है। ठीक है, बताइए अभी क्यों रहती है, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं हम। तो उससे अगला टॉपिक है एनर्जी लॉसेस। ये बुक में अच्छी तरह दे रखा है, इसको आप अच्छी तरह रिटर्न करेंगे, मैं समझा देता हूँ बस इसको। ठीक है, देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट की होगी, हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए नंबर 1 है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लीकेज है, लीकेज लिंकेज नहीं, लिंकेज अलग चीज है। दूसरा एडी करंट, एडी लॉस। तीसरा हीटिंग लॉस, सारे जल्दी जल्दी समझना। चौथा हिस्टेरेसिस लॉस। पांचवा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। थोड़ा सा जल्दी सुनो इसको, आसान है। देखो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं रहती। वो क्यों नहीं रहती, वो देखो क्यों होता है ऐसा। सबसे पहला है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब ये होता है कि वो जो हमने दोनों फ्लक्स को लीकेज मतलब वो फ्लक्स को कंबाइन किया था। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, पूरा डिजाइनिंग होती है उनकी, जिससे वो फ्लक्स क्या करने लगते हैं, लीक करने लगते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करें, दूसरा मेथड यूज करें। ठीक है, मतलब क्या है कि इस फ्लक्स लीकेज को दूर करने के लिए हम क्या करें, अलग अलग वाइंडिंग कर दें तो ठीक रहेगा। एडिलोस, एडिलोस का मतलब क्या होता है, देखो काफी बार क्या होता है कि देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर था, इसके अंदर ये कॉइल है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे फ्लक्स लीकेज करती है, मतलब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होता है इन कॉइल्स के अंदर, वो इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर भी जाता है, वो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। ठीक है, जिसके कारण एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है जो हीट इफेक्ट बताते हैं। ठीक है, जो एडी करंट को करता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करें, यहाँ पे हम बीच में क्या लगा दें, आपको मैंने पहले बताया हुआ है, स्लॉटेड एंड लैमिनेटेड शीट्स। ठीक है, तीसरी बात हीटिंग लॉस। करंट जैसे ही सर्किट के अंदर आता है तो कुछ रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हीट आता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, थिक वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि थिक वायर का एरिया ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। समझ गए ना, आसान आसान चीजें ये आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, उससे अगला है इसमें हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या होता है कि इसमें ना बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है, जिसके कारण हिस्टेरेसिस लॉस आता है। तो उसी को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का जो हिस्टेरेसिस लूप है ना वो बहुत कम होता है, स्टील का आपने पढ़ा है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखो पीछे की चीज अगर आपने पढ़ रखी है ना तो इतना आसान काम है, पीछे की चीज आपको पढ़ते ही रहने पड़ेंगे। ठीक है, वो तो बहुत जरूरी चीज है, तभी आप हर चीज समझ पाओगे आगे। ठीक है, तभी तो एक सीक्वेंस बना रखिए। अगला काम है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब होता है हमिंग नॉइस। हमिंग एक मतलब आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजर रहे थे तो ट्रांसफार्मर के अंदर से आवाज आती है, घू ऐसी आवाज आती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। अब वो आवाज जो आ रही है वो किसके कारण आ रही है, कुछ ना कुछ अंदर क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, जिसके कारण वो आवाज क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसफार्मर। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन एडिशनल देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप खुद कर लेना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आपने एलसीआर सर्किट पढ़ा है तो एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको मैं जूम ऐप पे लूंगा। ठीक है, जूम ऐप पे करवाएंगे उसको ट्राई। और 2-3 चीज़ और देखो अभी बीच में। अब इसमें देखो काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के यूज़ क्या क्या है, तो ट्रांसफार्मर के आप यूज़ बता भी सकते हैं क्या होते हैं। एक तो एसी वोल्टेज चेंज करते हैं,
और दूसरी बात, ये सबसे मेन बात है, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन बोले तो बहुत दूर तक। पहले किसका यूज़ करते थे हम? पावर और सीधी बिजली आती थी डीसी के रूप में। ठीक है, अगली बात, इससे अगली बात सुनिए आप। ये पूछ सकते हैं कि एसी और डीसी में क्या फ़र्क है, मतलब एसी के एडवांटेज बताओ डीसी पे और एसी की डिसएडवांटेज बताओ डीसी पे। तो क्या बताओगे आप? देखो, एसी को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये तो एडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? एसी है ना, वो डीसी से खतरनाक होता है। एसी जो है वो डीसी से क्या होता है? खतरनाक होता है। देखो, डीसी में जो वोल्टेज आती है 220 वोल्ट आती है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो आई नॉट जो पीक वैल्यू है ना इसकी, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ वोल्टेज लिखूँ तो 220 वोल्ट, तो ये कम से कम 311 वोल्ट होती है। मतलब क्या है कि डीसी की वोल्टेज जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की होती है, लेकिन एसी में जो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई है वो 311 वोल्ट की हो जाती है काफ़ी बार। ठीक है, तो इसलिए एसी क्या है? डेंजरस है डीसी से। ठीक है, दूसरी बात, एसी अट्रैक्टिव होता है, डीसी रिपल्सिव होता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़े से एडवांटेज, जैसे ये 10th क्लास में आप कराते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप यूज़ कर लेना, कभी एक आध आ भी जाए तो फिर आप ये सोचिए करवाएंगे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है भैया, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईएम वेव्स। ठीक है, तो आज के लिए काम इतना ही है। अच्छी तरह इसको इसी तरह ही करना ट्राई, ठीक है, ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे। आप उसमें 3-4 इस तरह लिखाते हैं, फिर नंबर काट लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय।